Welcome to my YouTube channel Unique Academy. In this session, we are going to study the chemical properties of alkanes. So, these alkanes are also known as what? Paraffins. So, what are paraffins? Once again, chemical properties of alkanes. So, what are paraffins? As the name suggests, these are what? Less reactive and does not react even with strong reagents like sulfuric acid or potassium permanganate or potassium permanganate at ordinary temperature. तो वाटर पैराफिन्स समझ में आ गया. पैराफिन्स क्या होते हैं कि these are what least reactive, मतलब क्या कम रिएक्शन में भाग लेता है और क्या बताया मैंने कि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सबसे जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते. हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन. उसके अंदर हमको मालूम होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? The reaction, it is an what? Reaction in which one atom or group of atom is get replaced by the another atom. What? क्या बोला मैंने? A reaction in which a group of atom is replaced by the another atom is known as substitution reaction. समझ में आया? तो उसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में पहला है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. क्या पहला है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. मतलब क्या? अल्केन्स में हैलोजिनेशन होना. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. तो इस रिएक्शन में क्या होता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में कि हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्केन इज गेट रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन एटम. व्हाट? हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज गेट रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन एटम इज नोन एज हैलोजिनेशन ऑफ दैट अल्केन. समझ में आया कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या होता है? अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है हैलोजेंस के? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. फ्लोरीन क्या है? टू फास्ट है रिएक्ट करने में. उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन और उसके बाद है आयोडीन. क्या है? आयोडीन. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके. अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं हैलोजिनेशन का. CH4 that is what? Methane is reacting with chlorine in the presence of sunlight by heating at about 573 to 773 Kelvin to give corresponding haloalkane, that is chloromethane plus hydrogen chloride. समझ में आ रहा है? अभी ये जो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड मिला है हैलोअल्केन, उसका फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग? हैलोजिनेशन करेंगे. इसका फिर से हैलोजिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा?
H2Cl2, that is what? Methyl dichloride, methylene dichloride और डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। समझ में आ रहा है? फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिथिलीन डाइक्लोराइड है उसका क्या करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे। मतलब क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड। तो फिर से हम उसका हैलोजिनेशन होगा तो क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस HCl। तो इसका ये जो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड मिला वो क्या है, क्लोरोफॉर्म, जिसका यूज बेहोशी के लिए किया जाता है। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म। तो उसका स्ट्रक्चर CHCl3 है, हाँ, और जिसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है? फिर से इसका हैलोजिनेशन होगा, CHCl3 प्लस क्लोरीन, क्या मिलेगा, CCl4 प्लस HCl। ये जो हमारा लास्ट में जो कंपाउंड है क्या मिला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या मिला लास्ट में कंपाउंड, टेट्रा क्लोराइड। इतना समझ में आया? ओके, आगे जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म पार्ट ऑफ द अल्केन। व्हाट? मैकेनिज्म पार्ट ऑफ द अल्केन। स्टार्ट था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में पहले क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को, एंड क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड होता है होमोलिटिकली डिवाइड होता है, हाँ, टू गिव फ्री रेडिकल्स। सभी से बोलो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है। अभी ये क्या क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो होमोलिटिकली क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। समझ में आ रहा है? तो जब ब्रेक डाउन होगा तो हमको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एटम। समझ में आ रहा है? फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एटम मिलेगा हमको। और ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है वो वीकर देन होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड के वीकर होता है, ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्या है? चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है उसका रिएक्शन करेंगे मीथेन के साथ में, तो क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करता है इस मीथेन से। जो हमारा क्लोरीन एटम है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ, उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करता है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3, मतलब क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल, और इसके साथ से जो हाइड्रोजन एटम गया है उसके साथ में एक बॉन्ड बनाएगा, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड।
इसके अंदर अभी सेकेंड पार्ट है, मिथाइल फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। क्या मिलेगा? मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है? और थर्ड पार्ट में क्या होता है कि जो ये जो रिएक्शन है CH4 प्लस CCl, मतलब इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? CH3Cl प्लस ClCl। समझ में आ रहा है? तो हमको हमारा रिएक्शन क्या मिलेगा? CH3 CH2Cl2 हो जाएगा ना। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी देखो ये यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन स्टार्ट हो, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेन। अभी पहला क्या पढ़ा? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? ये जो क्लोरीन है वो क्या करता है? हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, तो इन लोगों का जो बॉन्ड है उसमें क्या होता है? होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो उससे हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे। उसके बाद चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमको मिला उसका यूज करेंगे विथ मीथेन, तो हमको क्या मिलेगा? वो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। फिर ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल को उसको ट्रीट करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो हमको क्या देगा? मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से देगा। इसके बाद थर्ड स्टेप बचा है। थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या? चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा? चेन इज टर्मिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जो भी लास्ट में जो चेन होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ जब फ्री रेडिकल्स होगा वो क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है लास्ट में। तो मतलब क्या? CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या देगा? मिथाइल क्लोराइड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिथाइल फ्री रेडिकल क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिथाइल फ्री रेडिकल क्या मिलेगा? इथेन। समझ में आ रहा है? और तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल करेंगे तो Cl2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इथेन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। इथेन क्या होता है? बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन रिएक्शन। तो मिथाइल क्लोराइड ऑल्सो बी फर्दर क्लोरीनेटेड टू गिव फर्दर क्लोरो डेरिवेटिव्स। समझ में आया? इसका ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ तक ये हमारा क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप में हमारा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन क्या होता है? समाप्त होता है। अभी हम लोग क्या जाते हैं? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, दैट इज व्हाट? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। मतलब नाइट्रेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रेशन? Addition or introduction of nitro group in the given compound is known as nitration of the alkane. Nitration
ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो नाइट्रेशन क्या होता है रिएक्शन में, मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, तो इसका एक जनरल रिएक्शन है हमारे पास। जनरल रिएक्शन में मतलब अल्केन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड at a temperature of 423 Kelvin to 698 Kelvin to give nitroalkane, that is nitroalkane RNO2 plus water H2O। ये हमारा जनरल रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन का। अभी हम लोग इसके यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं और अच्छे से। अभी समझ लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे इथेन है। तो इथेन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 423 केल्विन टू 698 केल्विन। तो हमको क्या मिलेगा, CH3CH2NO2 प्लस H2O, दैट इज व्हाट, नाइट्रो इथेन। क्या मिला हम लोगों को, नाइट्रो इथेन। समझ में आया। तो ये हो गया नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स का पार्ट। अगर मुझे इसका इस रिएक्शन के स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, इथेन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन टू 698 केल्विन, the resultant compound so obtained is nitroethane and water as a byproduct। समझ में आया नाइट्रेशन ऑफ अल्केन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। क्या, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स। पायरोलिसिस ऑफ अल्केन में क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है किसका, अल्केन्स का। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर टू गिव लोअर अल्केन्स। इसका डेफिनेशन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स, decomposition of alkanes in absence of air to give lower alkanes, in absence of air to give lower alkanes, to give what, lower alkane, alkenes and hydrogen is called alkenes known as pyrolysis of alkane। हाँ, समझ में आया, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ये जो पायरोलिसिस में जो होता है मतलब किसका, अल्केन का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, प्रेशर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। पहला क्या है, नेचर ऑफ अल्केन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। समझ में आया।
ओके, पहला पहला पॉइंट दिया हुआ है इसका डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्केन्स टू फॉर्म अल्कीन। इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड in alkanes to form alkene, in alkanes to form alkene, to form what, alkane। हाँ, अभी दूसरा स्टेप है क्रैकिंग। क्या है क्रैकिंग, क्या है दूसरा पॉइंट। इट इन्वॉल्व और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा एंड कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्केन्स टू फॉर्म लोअर बेस। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो अल्केन का है वो क्या फॉर्म करेगा, लोअर अल्केन एंड अल्केन, लोअर अल्केन एंड अल्कीन। समझ में आया क्रैकिंग में क्या होता है। तो पहला क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसका एग्जांपल समझ लो, अगर मैं इथेन लेता हूँ, इथेन, हाँ, तो इथेन का अगर जब डिहाइड्रोजिनेशन करता हूँ मैं, तो मेरा जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा क्या, इथीन प्लस हाइड्रोजन। फिर क्रैकिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगर क्रैकिंग का प्रोसेस होगा, समझ लो अगर मैं लेता हूँ प्रोपेन, क्या प्रोपेन, तो प्रोपेन का अगर डिहाइड्रोजिनेशन और क्रैकिंग होगा तो क्या मिलेगा, तो पहले क्या होगा डिहाइड्रोजिनेशन, तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। उसके बाद क्रैकिंग अगर प्रोसेस होगा तो क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब क्या इथीन मिलेगा और एक बॉन्ड क्रैक होके मीथेन मिलेगा। समझ में आया क्रैकिंग में क्या होता है। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट, अभी एक एग्जांपल बचा है, हाँ, एनहेक्सेन का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। किसका ट्रीटमेंट करेंगे, एनहेक्सेन, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, तो क्या मिलेगा, क्रोमेट, सॉरी, at a temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure, Cr2 chromate O3 at a temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure, तो हमको क्या मिलेगा, बेंजीन, क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस 4 molecules of hydrogen। So this is the very most important organic compound of our syllabus, or it is obtained from what, N-hexane, एक स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन का हमसे हम लोग ने क्या ऑप्शन किया, बेंजीन, बट विच शोज व्हाट, साइक्लिक स्ट्रक्चर।
समझ में आया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंबशन ऑफ अल्केन्स। कंबशन ऑफ अल्केन्स। कंबशन ऑफ अल्केन्स, तो कंबशन ऑफ अल्केन्स में क्या होता है? ऑन बर्निंग इन एयर, अगर अल्केन्स को हम लोग बर्न करते हैं एयर में, तो अल्केन्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अल्केन्स क्या करते हैं? कंबाइन विथ ऑक्सीजन। अल्केन्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एंड व्हाट? वाटर वेपर। समझ में आ रहा है? क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। दिस सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब इसके अंदर क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलती है। कौन से रिएक्शन में? अल्केन्स, कंबशन ऑफ अल्केन्स में। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स व्हाट? इसके अंदर हीट का बाहर निकलना अधिक पाया जाता है। तो मीथेन बर्न्स विथ नॉन नेबुलस फ्लेम इन एयर और ऑक्सीजन। एग्जाम्पल से अगर समझते हैं इसको हम लोग, जैसे कि अभी मीथेन है, इसको ट्रीट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हीट। हीट इवॉल्व हुआ मतलब क्या? हीट इवॉल्व मतलब जो गिवन रिएक्शन ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन C2H6 plus 7 molecules of oxygen to give 4 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of hydrogen and heat। फिर से मैं इस रिएक्शन में हमको यही बताया जा रहा है कि जो कंबशन ऑफ अल्केन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया? ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द अल्केन्स, दैट इज यूजेस ऑफ अल्केन्स। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द आवर अल्केन, दैट इज यूज ऑफ अल्केन। अल्केन का यूजेस पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला पॉइंट हम लोगों को दिया गया है कि अल्केन्स हैव हाई हीट ऑफ कॉम्बशन। पहला क्या है? हाई हीट ऑफ कॉम्बशन। मतलब वो क्या होता है? जब कॉम्बशन होगा तो अधिक मात्रा में हीट को बाहर निकालता है, बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है। कॉम्बशन, दे आर यूज्ड एज व्हाट? फ्यूल्स। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल्स के रूप में करते हैं। यूज्ड एज फ्यूल्स। फ्यूल्स के रूप में इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, फ्यूल्स। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, केरोसिन हो गया। ये सब का यूज किस में किया जाता है? डोमेस्टिक फ्यूल्स के। क्या किस में यूज किया जाता है? डोमेस्टिक फ्यूल्स में ये सब का यूज किया जाता है। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल जो है, सीएनजी, पेट्रोल एंड डीजल, these are also the alkanes जिनका यूज किया जाता है। These are used as a fuels for what? Fuels for automobiles। ये हमारा पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लिक्विड अल्केन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। जो भी लिक्विड अल्केन्स होते हैं, लिक्विड अल्केन्स, हम लोग उनका यूज सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। समझ में आ रहा है? लिक्विड अल्केन का यूज हम लोग किस रूप में करते हैं? सॉल्वेंट के रूप में उसका यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट है अल्केन्स रेंजिंग फ्रॉम विस्कस लिक्विड यूज एज लुब्रिकेंट। और जो अल्केन्स कार्बन नंबर 17 टू कार्बन नंबर 20 के जो अल्केन्स हैं, दीज आर व्हाट? विस्कस लिक्विड। ये सब क्या होते हैं? विस्कस लिक्विड्स होते हैं। विस्कस लिक्विड्स जिनका यूज हम लोग लुब्रिकेंट्स के रूप में करते हैं। इनका यूज हम लोग किस में करते हैं? लुब्रिकेंट्स के रूप में। लुब्रिकेंट्स, these are the what? Lubricants. चौथा पॉइंट है these alkanes are also used as source of hydrogen, मतलब अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, इसीलिए इसको बोला जा रहा है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जहाँ से हाइड्रोजन मिलता हो उसको सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कौन है? अल्केन है। पांचवा पॉइंट है सॉलिड अल्केन जो होते हैं हमारे C21 टू C30, इनका यूज हम लोग पैराफिन वैक्स which is used as base for many cosmetic, which is used as what? Base। ये जो पैराफिन वैक्स होता है C21 टू C30 क्या है? सॉलिड अल्केन्स है। हाँ, जिन जो क्या होते हैं? पैराफिन वैक्स होते हैं, जिनका यूज बेस यूज एज अ, मतलब बेस के रूप में इनका यूज किया जाता है। फॉर व्हाट? फॉर मेनी कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में लोगों का यूज बेस के रूप में किया जाता है। कॉस्मेटिक्स and also for the preparation of candles, and also for preparation of candles, कैंडल्स को बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। तो आप लोगों को यूजेस ऑफ अल्केन्स का 5 पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ पहले पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर मैं जो अल्केन है उसको कंबशन करता हूँ, मतलब तो मुझे क्या देगा? हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करके देगा, जिसका यूज हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। हाँ, जो भी हीट प्रोड्यूस करे, तो उसका एग्जांपल दिया है एलपीजी हो गया पहला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और केरोसिन। हाँ, ये दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक फ्यूल में करते हैं, हाँ, घरेलू कामों में। और जो हमारा सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल और डीजल, ये तीनों का हम लोग यूज किस में करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो लिक्विड अल्केन जो है उसका हम लोग यूज सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। तीसरे पॉइंट में देखा हम लोगों ने कि जो हमारा कार्बन 17 टू कार्बन 20 तक का जो अल्केन है वो क्या होता है? विस्कस लिक्विड होता है, हाँ, जिसका उपयोग हम लोग लुब्रिकेंट्स के रूप में करते हैं। हाँ, चौथे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो अल्केन है वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। हाँ, अल्केन का एक नया मतलब उदाहरण, मतलब अगर बोला जाए कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ तो हम लोग बता सकते हैं कि अल्केन आर द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन
21 टू कार्बन 30 है, हाँ, वो सब क्या होते हैं, पैरा सॉलिड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, पैराफिन वैक्स के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, तो ये जो पैराफिन वैक्स होते हैं उनका कॉस्मेटिक्स में एज अ बेस के रूप में उनका यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल, और जो भी कैंडल्स का प्रिपरेशन होता है उसमें भी एल्केन्स का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।